गाना जानते हैं? नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जोधपुर के कुम्हारिया कुआं इलाके से 15 मार्च को लापता हुए 7 साल के मासूम की हत्या हुई थी। पुलिस ने उसका शव बरामद करने के साथ साथ हत्या के आरोपी किशन लाल सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि किशन सोनी ने 15 तारीख को ही बच्चे की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर उसके शव को एक बोरी में बंद कर आईजी के बंगले के पास वाले पोलो ग्राउंड के नजदीक फेंकाया था। पुलिस का ये भी कहना है कि किशन सोनी ने ही 10 लाख की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया था। आटे का कट्टा जिसमें डेड बॉडी मिला था वो एक अहम साक्ष्य के रूप में उभर कर आया और जिस फैक्ट्री में वो आटे का कट्टा बनता है, वो आटा बनता है, उस फैक्ट्री से लिस्ट लिया गया। ये काम एसीपी ईस्ट को दिया गया था कि आटे के कट्टा का पूरा ट्रेस करें। उस लिस्ट से देखा हमने कहाँ कहाँ वो सेल हुआ है, उस डेट का, उस सीरियल नंबर का कट्टा। तो उससे करते करते हम लोग संदिग्ध के घर तक पहुंचे। पुलिस इसे फिरौती का केस तो बता रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब पीड़ित परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है तो फिर आरोपी पड़ोसी ने 10 लाख की डिमांड क्यों की। जयपुर में संजीव प्रकाशन के दफ्तर में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ करने वाले लोग एक खास संगठन के लोग थे और वो संजीव प्रकाशन की एक किताब में छपी आतंकवाद की परिभाषा से नाराज थे। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर ही उन्होंने जमकर हंगामा किया और संजीव प्रकाशन के दफ्तर में घुसकर काफी तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग दफ्तर के अंदर उत्पात मचाते दिखाई दिए। उन्होंने वहां रखी किताबें, मेज और कुर्सियों को निशाना बनाया। चंद मिनटों में आरोपियों ने पूरे दफ्तर को तहस नहस कर दिया। अलमारी को गिरा दिया गया, जहां देखेंगे वहां पर बुक्स को फेंका गया। इस टॉपिक को लेकर आपत्ति थी, वो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक के अंदर था। इस घटना के बाद इस किताब को छापने वाले प्रकाशक के कर्मचारी काफी डरे हुए हैं। 40-50 लोग थे, गाड़ी क्लोज करने लग गए, धमकी देने लग गए, बाहर निकलो। खास बात ये है कि हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले लोगों ने किताब में छपे लेख की शिकायत पुलिस से की और इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की। 391 नंबर पेज नंबर पर एक इस्लाम के खिलाफ इन्होंने जो एक मुहिम प्रश्न किया है कि इस्लाम से आप क्या, इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। इस पूरे मामले के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तोड़फोड़ करने के आरोप में 3 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। हाथी के बदले हाथी की मांग कर रहे इन साधु संतों की तस्वीर भीलवाड़ा के विजोलिया से आई हैं। यहाँ आरके कॉलोनी स्थित दिगंबर जैन मंदिर के बाहर अहिंसा के पुजारी हाथी की मौत पर मौन क्यों की तख्तियां लेकर साधु संत धरना दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सुधा सागर महाराज की पदयात्रा में शामिल एक हाथी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और ट्रक की टक्कर से घायल हुए हाथी की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब ये लोग उसी हाथी के बदले एक दूसरे हाथी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उन्हें जल्द दूसरा हाथी नहीं मिलता तो फिर वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। जबरदस्ती मथुरा भेज दिया, वहाँ गया हाथी, वहाँ खत्म हो गया साहब। तो हम हाथी के बदले हाथी चाहते हैं। जुलूस में हाथी था और हाथी के आगे बहुत सारी जनता थी। अगर हाथी को ट्रक नहीं लगता तो हाथी के सामने बहुत सारी जनता मारी जाती, पर ये लोग तो कहते हैं कि तो उसको तो मरना ही था तो मर गया। टेस्ट का ट्रक था, उनका गजरत सजा रखा था उसमें, तो वो इतनी जोर से हाथी को टक्कर मारी कि उसके अंदर के सब मतलब फट गए। जेसीबी मशीन को यूं कबाड़ निकालते देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ की सफाई करवाई जा रही है तो रुक जाइए, क्योंकि यहाँ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ तो उस विषधर जोड़ी की तलाश हो रही है जिसकी वजह से टोंक के इस बालिका विद्यालय में जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा है। दरअसल इस स्कूल में पिछले कई दिनों से एक नाग नागिन का जोड़ा घूम रहा है। उसी को देखकर यहाँ बच्चे और शिक्षक सब दहशत में हैं और उसे यहाँ से हटाने के लिए जेसीबी मशीन और सांप पकड़ने वालों को बुलाया गया है ताकि नाग नागिन को पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। सर यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सांप होने की
तो साहब के सच में आए थे, बगी खाना स्कूल है इसके अंदर सर। क्या कोई सर्च किया सर, काफ़ी मलबा निकाला बाहर, तो हमें कोई सांप होने की कोई आकांक्षा नहीं दिखी सर। हमने पहले मजदूरों से यहाँ पे ये गंदगी निकलवा रहे थे, उसी समय 2 सांप दिखे, फिर 2-3 बार बाहर भी दिखे, तो आज फिर जेसीबी से को बुला करके और इसको बाहर निकलवाने की पूरी कार्रवाई करी। रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई राज्यों ने इस महामारी के खिलाफ सख्ती भी शुरू कर दी है, जिसमें राजस्थान का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह रही कि राजस्थान में इन राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। सरकार ने सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत बस अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि ट्रेनों के पहुंचते ही सबसे पहले लोगों की कोरोना जांच की गई और उसके बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दिया गया। जांच के साथ ही उन लोगों का ब्यौरा भी लिया गया ताकि अगर किसी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तुरंत ही उसे बाकी लोगों से अलग करते हुए उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों की राजस्थान के अंदर स्क्रीनिंग करने के बाद में एंट्री दी जा रही। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव औचक निरीक्षण में लगे हैं। इसी कड़ी में वो अचानक अपने घर से निकले और अंबेडकर सर्किल पहुंच गए। उनके यूं औचक निरीक्षण की खबर जब अधिकारियों को लगी तो वो भी अंबेडकर सर्किल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त यज्ञमित्र को कई जगह पर कूड़े का ढेर भी मिला, जिसके लिए उन्होंने न केवल अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नगर निगम के आयुक्त ने वैसे लोगों और संस्थानों का चालान काटने का भी निर्देश दिया जो सड़क पर गंदगी फैलाते हैं और अपने कैंपस की साफ सफाई नहीं रखते। प्रयास ये है कि जयपुर को पिछली बार जो रैंकिंग मिली उससे बेहतर रैंकिंग मिले। आमजन को जो सफाई की सुविधा मिलनी चाहिए वो पर्याप्त रूप से मिले, सफाई प्रॉपर हो। सारी टीम के साथ लगातार कोशिश ये है पार्षदों को, सारी टीम को साथ लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर की रैंकिंग को ऊपर लाया जाए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राइमरी स्टूडेंट्स को राहत दी है और कहा है कि कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के करीब 40 लाख बच्चों को एग्जाम नहीं देना होगा। उन्हें बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा कि कक्षा 6 और 7वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से होगी और इसके लिए जरूरी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकारी आदेशों के मुताबिक कोविड-19 को देखते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6 और 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 11वीं तक की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं का परिणाम 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। आगामी सत्र की पढ़ाई 1 मई से शुरू की जाएगी। 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बीकानेर निदेशालय की ओर से अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ नाम के एक संगठन ने गहलोत सरकार के विरोध में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर इस समूह से जुड़े लोगों ने पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान के तहत उन्होंने विधानसभा की इन तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। इसके साथ ही उन्होंने उन उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार के समर्थन में एक रैली भी निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने और बेरोजगार उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की। इस रैली में शामिल लोगों के हाथों में कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए। इसके साथ ही वहां जमकर ढोल बजाए गए और गहलोत सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों की ये चुनावी रैली कई इलाकों से होकर गुजरी। सहाड़ा के अलावा सुजानगढ़ और राजसमंद में भी इस तरह कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध में प्रचार किया गया। इन सभी सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले हैं। भरतपुर की ग्रामीण हाट में लगा स्पेशल हैंडलूम एक्सपो मेला धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है।
इस मेले का आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जिला उद्योग केंद्र की ओर से किया गया है। मेले में ग्राहकों के बढ़ने के साथ ही बुनकरों का उत्साह भी बढ़ रहा है और बुनकरों को भरोसा है कि धीरे धीरे और भीड़ बढ़ेगी, जिससे उनके उत्पादकों की भी अच्छी खासी बिक्री होने लगेगी। हमारी खादी की संस्थान है, हमारे पास पूरा टोटली ही आइटम ग्राम उद्योग का है, कपड़ा वगैरह है, वो सारा ही खादी ग्राम उद्योग का आइटम है। हैंडलूम का जो सामान है हमारे पास दरी है, चदरें हैं, बेडशीट है, ये बुनकर की चीज़ है, क्योंकि हम लोग लेकर आए प्रदर्शनी में यहाँ पर लगाया लोग और इसको मतलब बिजनेस मिल सके, क्योंकि मजदूर तो आदमी मजदूर है ही, उसको कोई कारोबार नहीं है, मरा हुआ पड़ा, झाड़ी भी उसकी सीधी नहीं हो रही है, 100-200 रुपये कमा रहा, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि इस हैंडलूम एक्सपो में करीब 40 अलग अलग वैरायटी की स्टॉल लगाए गए हैं और जूट से बने सामान के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग रही है। इस एक्सपो में जयपुर की कुर्ती और टोंक की दरियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ बाड़मेर की मालाड़ी पट्टू और लवाड़ा दौसा की पंजरी दरी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। देश के दूसरे हिस्सों से आए बुनकरों ने भी लकड़ी के जो सामान बनाए हैं उनकी इस एक्सपो में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। है 25 किलोमीटर उल्टी दिशा में दौड़ी ट्रेन। जी हाँ, 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 25 किलोमीटर तक ट्रैक पर ट्रेन इसी अंदाज में उल्टी दिशा में दौड़ती रही और उसमें सवार यात्रियों की जान हलक में अटकती रही। ट्रेन के रिवर्स गियर की कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ट्रैक पर ट्रेन के रिवर्स रन को देखते जाइए। तो सब पैसेंजर भी है, सवारियां। ट्रेन ऐसे ही कई किलोमीटर तक ट्रैक पर उल्टी दिशा में दौड़ती रही। जिसने भी ट्रेन को रिवर्स रन करते देखा वो हैरान परेशान होकर इस पूरे वाकये का वीडियो बनाता रहा। ब्रेक नहीं लग रहा क्या? इंजन है तो अब सुनिए आखिर हुआ क्या जो ट्रेन ऐसे उल्टी दिशा में दौड़ती रही। ये पूरा मामला उत्तराखंड का है। पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से टनकपुर जा रही थी। ट्रेन में करीब 70 यात्री सवार थे। ट्रेन के सामने अचानक एक गाय आ गई। ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन उल्टी चल पड़ी, जिसके बाद वायरलेस से स्टेशन स्टाफ को सूचित किया गया और बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को रोका गया। इसके बाद यात्रियों को चकरपुर में सुरक्षित उतारकर बसों से रवाना किया गया। शुक्र इस बात का है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि घटना के बाद ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी घटना है जब रेल दुर्घटना होते होते बची है। ऐसे में रेलवे के सेफ्टी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बच्चों को खेलने की सुविधा देने के लिए कबाड़ हो चुके एक पुराने ट्रक को पार्क में तब्दील कर दिया है। इस ट्रक में बच्चों के लिए तरह तरह के झूले रखे गए हैं। इस ट्रक के जगह जगह पहुंचने से अब बच्चे कहीं भी पार्क जैसा लुत्फ उठा सकेंगे। ये बाहर जो चीजें निकाल के लगाई गई हैं, ये सब किसी के अंदर पैक हो जाती हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने इस ट्रक को पार्क का रूप देने के पीछे की वजह भी बताई। 14 ऐसे वार्ड है जहाँ पे कि पार्क नहीं है, वहाँ के बच्चों के लिए हम एक मोबाइल चिल्ड्रन पार्क बनाए हैं। संक्रमण काल में ये पार्क बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अगर इस चलते फिरते पार्क में कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से ख्याल रखा गया तो फिर ये कहना होगा कि बच्चों के लिए पार्क घर तक चलकर आया है। उत्तराखंड के भीमताल के डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज यानी DCFR के तालाबों में मचल रही ये रंग बिरंगी मछलियां कोई विदेशी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की नदियों में मिलने वाली वो मछलियां हैं जिनसे अब आप अपने एक्वेरियम की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के नदियों, तालाबों और गदेरों से ऐसी 30 मछलियों को खोजा है जो एक्वेरियम के लिए फिट हैं। ऑर्नामेंटल फिश को चिन्हित किया गया है। उसमें से हमने उत्तराखंड में अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें लगभग 30 से 35 प्रजाति हम लोगों ने पाई है।
खास बात ये है कि DCFR मछली पालन से जुड़े पुराने और नए किसानों को भी इन रंग बिरंगी मछलियों के संसार से जोड़ रहे हैं ताकि किसानों की इनकम दोगुनी हो सके। ये एक बहुत अच्छा एक लाइवलीहुड का एक सोर्स बनने जा रहा है। पिछले 2-1 सालों में यहाँ उत्तराखंड को देखेंगे और अभी भी कोविड के दौरान भी जो अप्रवासी भाई लोग यहाँ आए हुए थे उन्होंने फिशरी के सेक्टर में काफ़ी कुछ अपनी रुचि दिखाई है। कोशिश तो यही करके आई हूँ कि जो यहाँ हमें प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आगे हमारे लिए लाभदायक हो। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो प्रशिक्षण मैं यहाँ सीखे जा रही हूँ वो हमारे सभी ग्राम पंचायतों में, हमारे क्षेत्र में, जो ब्यास घाटी के क्षेत्र में, सभी को मैं उसकी जानकारी दे सकूँ। घरों के एक्वेरियम की सुंदरता बढ़ाने वाली इन मछलियों का ज्यादातर कारोबार या तो विदेश से होता है या पूर्वोत्तर के राज्यों से, लेकिन अब सरकार की कोशिश प्रदेश में ही इन मछलियों का बड़ा मार्केट तैयार करने की है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चारबाग और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आतंक मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने अनोखा तरीका निकाला है। इन स्टेशनों के लिए लंगूर पालने वाले कुछ लोगों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया है, जो लंगूर की आवाज निकालकर वहां मौजूद बंदरों को भगाने का काम करते हैं। इसकी एक तस्वीर राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां लंगूर पालने वाले 3 लोग स्टेशन पर बंदर भगाते दिखे। स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में घूम कर उन्होंने बंदरों को भगाने की कोशिश की। कभी प्लेटफॉर्म, कभी पुल पर तो कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर वो लोग लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को डराते दिखे। स्टेशन पर बंदरों को भगाने में जुटे इन लोगों ने बताया कि वो उनकी आवाज सुनकर क्यों भाग जाते हैं। आवाज देते हैं तो समझ लो तुम भागो, नहीं तो ऊपर से लंगूर आ रहा हमारा तुम्हें उठा के नीचे फेंक देगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों ने भी रेलवे के इस कदम को सराहा है। काफी सराहनीय है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इस तरह वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले कुछ लोगों को रखा गया है। यूपी के मेरठ में इस बार होली का त्योहार मोदीमय होने वाला है, क्योंकि इस बार बाजार में पिचकारी हो या मुखौटे, रंग हो या कलर, बैलून्स, सब पर पीएम मोदी की छाप नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया के लिए मिसाल है। लिहाजा लोगों की पसंद को देखते हुए इस बार की होली में उनके नाम और चेहरे वाले पिचकारी मार्केट में उतारे गए हैं। पीएम वाले पिचकारी और मुखौटे देख आम लोग भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अब की बार तो यही पिचकारी लेकर घर जाएंगे। और हम आपसे पिचकारी लेके जा रहे हैं और अब हम उन बच्चों को एक मास्क अपनी ओर से फ्री में दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने हिलते रहें, जुलते रहें, मिलते रहें और आगे भी हमसे संपर्क में रखें। भगवा रंग होएगा, सिर्फ भगवा होली बनेगी। सारे रंग बिल्कुल खिलकर आएंगे, मजा आएगा होली बनाने में। ये इंडियन पिचकारी है और ऐसी इसमें बहुत सारे तरीके के डिज़ाइन, बच्चों के कार्टून नेटवर्क के, गुलाल वाली पिचकारी भी आई है। जो हैंडमेड चीज़ें हैं उनका रुझान इस बार ज़्यादा है, तो ठाकुर जी के लिए हमारे पास बाल्टी पिचकारियाँ हैं और उन्हीं के साइज़ के हिसाब से, जैसे ठाकुर जी की छोटी मूर्तियाँ होती है तो इसी में उन्हीं के साइज़ के हिसाब से हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में बुधवार को फूलों की होली खेली गई। गोकुल के गुरु शरणानंद जी के रमण रेती आश्रम में खेली गई इस पारंपरिक होली में प्राकृतिक गुलाब, गेंदा, टेसू के कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। इस अनोखी होली से यहाँ आए भक्त और संत सब के सब कान्हा के रंग में सरोवर नजर आए। गुरु शरणानंद आश्रम में किस तरीके से जो होली है फूलों की, वो भव्य होली का आयोजन हो रहा है। भगवान, भक्त और संतों के बीच में खेले जाने वाली इस होली का आनंद दूर दराज से श्रद्धालु हैं वो लेने आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। खास बात ये है कि फूलों की होली के बीच श्रद्धालुओं पर लड्डुओं की भी बरसात हुई और इन लड्डुओं को लपकने के लिए भक्त लालायित भी नजर आए। यहाँ होली तो पारंपरिक अंदाज में खेली गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से वो नजारा देखने को नहीं मिला जो 2 साल पहले तक नजर आता था। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब 1.5 साल बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पटरी पर लौटता दिख रहा है। बीते सर्दियों के मौसम ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पुराने दौर में पहुंचा दिया है और श्रीनगर में शिकारे एक बार फिर डल झील में सरपट दौड़ते दिखने लगे। सड़कों पर पर्यटकों की भारी भीड़ भी दिखने लगी है। साथ ही कश्मीर की खूबसूरती के बीच चेहरों पर ना कोई तनाव दिखा और ना ही कोई डर। पहले की तरह लोग एक दूसरे की फोटो खींचते दिखाई दिए। मैं 2 दिन के लिए आया था, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी लगी कि आज मुझे 7 दिन हो गए हैं यहाँ कश्मीर में। टूरिस्ट तो बहुत सेफ है। दूसरा, यहाँ की लोकल पब्लिक
और ये बहुत कोऑपरेटिव है। पर्यटन जम्मू कश्मीर के एक बड़ी आबादी के लिए पेट भरने का जरिया है। चाहे शिकारा चलाने वाले लोग हों या फिर बोट हाउस चलाने वाले, सभी के चेहरे हजारों पर्यटकों के आने से खिल उठे। इस साल हमें ऐसा देखने को मिला है कि फेब के महीने में हमारे टूरिस्ट आए। ये वो टूरिस्ट हैं जो अब्रॉड जाते थे। कोरोना संकट की वजह से लोग छुट्टियां मनाने विदेशों में नहीं जा पाए। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का उद्योग ठंडा पड़ने लगा, लेकिन कश्मीर को अमन वापसी के रास्ते पर ले जाने के लिए ये हालात मुफीद साबित हुए। एक अच्छे विंटर टूरिज्म सीजन के बाद अब कश्मीर में बहार है और पहले से ही यहाँ टूरिस्ट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। केवल श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में पर्यटकों की जैसे बाढ़ सी आ गई है और लग रहा है अब जन्नत की खूबसूरती फिर लौट आई है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। म्यांमार में सेना ने बागी जनता से निपटने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहां के लोग सेना के जुल्म से हार मानने को तैयार नहीं है। तख्ता पलट के खिलाफ करीब 1-1.5 महीने से चल रहे प्रदर्शनों में अब तक 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र बहाली की मांग पर वो सेना के सामने डटे हुए हैं। म्यांमार के यंगॉन में जनता कई बार सेना के पैतरों को फेल कर चुकी है और इस बार भी वहां की सेना के तेवर लोगों के सामने ढीले पड़ गए। यंगॉन के कई इलाकों में हथियारबंद सेना के जवान प्रदर्शनकारियों से काफी दूर खड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने भी उनसे निपटने के लिए पेट्रोल बम और गुलेल जैसे हथियारों को अपना लिया है। इस प्रदर्शन में कुछ लोग हेलमेट पहने भी नजर आए ताकि लाठियां पड़ने की सूरत में खुद को बचाया जा सके। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना कई बार वहां खून की होली खेल चुकी है, लेकिन लोगों का जोश हर बार उसके लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। अमेरिका के ओंटारियो से सांसें थाम कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक मकान में ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिससे न सिर्फ वो तिनकों में तब्दील हो गया, बल्कि दुख की बात ये रही कि इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। बताया गया है कि उस मकान में चोरी छिपे बड़े पैमाने पर पटाखे रखे थे और उन्हीं की वजह से आग लग गई। धमाके और आग के बाद वहाँ जो खौफनाक मंजर सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा मकान धमाके से उड़ गया। एक और तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, जो फटने के बाद लपटे चिंगारियों और धुआं उगल रहा हो। इस ताकतवर धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया, जबकि काफी दूर पर मौजूद कई मकानों के भी शीशे तोड़ दिए। कुछ ही पलों में वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड और कई रेस्क्यू टीमें पहुंच गयी। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया। Without knowing exactly what was in there, but due to the large explosion, we be at minimum investigating a felony. धमाके में उस मकान की छत उड़ गई और सिर्फ ढांचा ही बाकी रह गया। उसके आसपास का इलाका भी खंडहर में तब्दील हो गया। उस मकान और उसके आसपास की इमारतों से लपटें और धुआं उठता दिखा, जिससे निपटने के लिए वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी दिखीं।